जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? आवाज आ रही है? चलें जी। आ जाएगी आ जाएगी। अच्छा जी। हमने मई के करंट अफेयर्स हाफ कर लिए थे। ठीक है। हमने जो हाफ थे करंट अफेयर्स मई के, उनको हमने देख लिया था। बाकी जो हाफ है हमारे पास, क्योंकि करंट अफेयर्स जरा थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो अब बाकी हमारे पास हाफ हैं उनको हम जो सा है वो आज देख लें। ठीक है। तो पहले हाफ मेरे ख्याल में आप में से ज्यादातर लोगों ने देख लिए होंगे, तो उसमें कोई आप लोगों को उम्मीद है कोई मसला नहीं हो। हमने उस वक्त किए थे, तब लास्ट में जो सा है जो हमारे पास, हमने कहाँ तक किए थे, किसी को याद? इसमें मेरे ख्याल में हमने उस दिन ही पाकिस्तान की जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी मेरे ख्याल में। और उसके बाद जो सा है आगे हम आज चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हिसाब किताब है इसमें। हाँ, कि वो शुक्रिया खानम को भी हमने देख लिया था, जो पाकिस्तान की पहली फीमेल पायलट थी। अच्छा, हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, हमने एक चीज़ें की थी बीच में जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो क्या थी? वो हमारे पास थी माउंटेनियर्स के हवाले से। जो आपके माउंटेनियर्स हैं, आपको याद होगा, हमने सिरबाज खान को देखा था, हमने शहरोज काशिफ को देखा था। कैसे उसने 20 साल की उम्र में वो यंगेस्ट बन गया है, कि उसने 10 जोन सी हैं वो, जो आपके पास 14 पीक्स हैं 8000 प्लस वाली, उसको उन्होंने क्या किया है, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, उसने सर किया है। तो उसी की थोड़ी सी दो तीन चीजें हैं, मैंने कहा क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम देखा था, तो इसको जो सा है मैं वो करवा देता हूँ पहले, क्योंकि इन्होंने दो तीन, क्योंकि हमारे पास जो पहली तीन हाईएस्ट माउंटेन्स थी वो इन्होंने सर कर ली थी। उसके बाद हमारे पास एक फोर्थ हाईएस्ट पीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये शहरोज वाला और सिरबाज खान जो सा ये इंपॉर्टेंट है, और माउंटेन्स के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको हम जो सा है आज देख लेते हैं। सबसे पहले, बल्कि इससे पहले एक चीज, जो आपका मई का महीना है, जो आपका मई का महीना है जिसके हमने करंट अफेयर्स को देखना है, मई, ये आपका क्या है, ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पर इसको मनाया जाता है मई को। अब यहाँ दो चीजें, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मई का महीना जो सा है ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के महीने के तौर पे मनाया जाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंटरनेशनली जो मनाया जाता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, वो होता है आपका 10 अक्टूबर। वो क्या होता है? 10 अक्टूबर होता है आपका मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन महीना जो सा है वो मई है। तो ये जो सा है, यही एग्जामिनर आप लोगों के साथ करता है, स्टूडेंट्स को याद नहीं होता। उन्होंने अक्टूबर याद किया होता है, तो उनके जहन में होता है कि शायद अक्टूबर जो सा है वही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पे भी बनाया जाता है। लेकिन जो मई का महीना है, जो अभी खत्म हो गया है, आज आखिरी दिन है उसका, ये आपका मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन जो 10 अक्टूबर है वो आपका क्या है, वो आपका मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के तौर पर मनाया जाता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आप लोगों ने क्या रखना है, इसमें याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें, तो हमारे पास दो बंदे जिनका मैं आपको बता रहा था, एक हमारे पास क्या है, शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ पाकिस्तान के यंगर, पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में यंगेस्ट हैं, जिन्होंने 10 जोन वो माउंटेन्स को सर किया था। 8000 से ज्यादा जिनकी जोन बुलंदी है। और उसके बाद इनके बारे में क्या है कि 16 मई वाले दिन, इन्होंने 16 मई वाले दिन, जो यहाँ की फोर्थ, पूरी दुनिया के अंदर फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन है, फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन। अब फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? उसका नाम है लाहौसे। लाहौसे। ठीक है, ये फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन है
नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर जो ये पाई जाती है। और 8516 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चले साथ लिख लें। इस माउंटेन को जो कि नेपाल और तिब्बत के उसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर पाई जाती है, उसको इन्होंने क्या किया है, सर किया है। और ये यंगेस्ट बन गए हैं। ये क्या है, यंगेस्ट बन गए हैं। पहले क्या था, इन्होंने ये क्या है, जो आपके शहरोज काशिफ हैं, ये यंगेस्ट बन गए हैं जिन्होंने जो 5 आपकी टॉप 5 पीक्स हैं उनको क्या किया है, उन्होंने सर किया है। उन्होंने क्या किया है, सर किया है। आप कहेंगे सर यहाँ तो आपने 4th लिखवाई है, तो 4th के साथ लिख लें। ये अभी रिसेंटली कल का मैं लिखवा, ये है आपने, इन्होंने जो 4th माउंटेन इसको किया, ये 16 मई को किया था। तो 28 मई जो अभी कल परसों है, उस दिन इन्होंने जो 5th हाईएस्ट माउंटेन है, 5th हाईएस्ट माउंटेन, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मकालू। उसका क्या नाम है, 5th हाईएस्ट माउंटेन का नाम है मकालू। ये भी आपकी नेपाल के अंदर है मकालू, ये भी नेपाल के अंदर है। और इसकी हाइट भी जो सी है 8463 मीटर है, आई थिंक यही है। ठीक है, तो ये आपके पास 4th और 5th इनकी क्या है, माउंटेन्स हैं जो इन्होंने इस महीने के अंदर सर की हैं। तो इसके साथ ये क्या बन गए हैं, लिख लीजिएगा, ये पूरी दुनिया के अंदर यंगेस्ट बन गए हैं जिन्होंने टॉप 5 पीक्स को सर किया है। पहले ये यंगेस्ट थे, लेकिन क्या थे, इन्होंने सिर्फ K2 को किया हुआ था, माउंट एवरेस्ट को किया हुआ था, और किचनजंगा को किया हुआ था, जो कि हमने पहले देखा था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, जब इन्होंने लाहौसे को और मकालू को सर किया है, तो अब ये पूरी दुनिया के अंदर यंगेस्ट, इनकी एज कितनी है, 20 साल। इनकी 20 साल की एज है, इनकी क्या है, 20 साल की एज है। यंगेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने टॉप 5 हाईएस्ट जो माउंटेन्स हैं उनको क्या किया है, उनको सर किया है। और इनमें से दो रिसेंट जो सी हैं वो क्या है आपके पास, ये एक आपके पास लाहौसे और दूसरा क्या है, मकालू। तो ये आपने याद रखना है, ये आपने क्या याद रखना है इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मकालू को सर किया है, तो मकालू को सिर्फ इन्होंने सर नहीं किया, इनके साथ जो दूसरे पाकिस्तानी थे जिनका लास्ट टाइम हमने देखा था, जिनका नाम है सिरबाज खान। सिरबाज खान ने भी क्या किया है, सिरबाज खान ने भी इसको मकालू को सर कर लिया है। और उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जब किचनजंगा को सिरबाज खान ने सर किया था, तो वो पहले पाकिस्तानी बन गए थे जिन्होंने 10 माउंटेन्स जोन से हैं, जो 14 हमारे पास हाईएस्ट पीक हैं, उनमें से 10 माउंटेन्स को सर किया था। तो जब उन्होंने मकालू को सिरबाज खान ने सर कर लिया, तो अब उनकी टोटल माउंटेन्स कितनी हो गई, अब उनकी माउंटेन्स हो गई 11। तो अब पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने टोटल 11 आउट ऑफ 14 हाईएस्ट पीक हैं जो सी 8,000 मीटर से बुलंदी के ऊपर वाली, उनमें से 11 माउंटेन्स को सिरबाज खान ने क्या कर लिया, सर कर लिया। जब हमने लास्ट मई का फर्स्ट जो करंट अफेयर्स में देखा था, उसमें मैंने क्या बताया था कि सिरबाज खान ने जब किचनजंगा को किया था, तो मैंने कहा था कि वो फर्स्ट पाकिस्तानी हैं जिन्होंने क्या किया है, 10 माउंटेन्स को सर किया है जिनकी 8,000 से ज्यादा की बुलंदी है आउट ऑफ 14। लेकिन जब उन्होंने मकालू को किया है, ये भी 28 मई को, दोनों ने एक ही दिन किया, इकट्ठे थे ये दोनों, सिरबाज और शहरोज। ठीक है, तो शहरोज ने क्या बनाया है रिकॉर्ड, उन्होंने बनाया है कि वो यंगेस्ट बने हैं, पहली जो 5 हाईएस्ट हैं उनको सर करने वाले। और सिरबाज ने क्या बनाया है कि पाकिस्तानी वो है, वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने 11 माउंटेन्स को सर किया है आउट ऑफ 14। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, ये लाजमी आप लोगों से ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें जैसे जैसे आगे कोई और भी ये सर करेंगे, तो हम इनको एडिशन, इनको आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, करते रहेंगे। तो ये लाजमी आप लोगों ने क्या रखना है, याद रखना है। और ये शहरोज काशिफ के हवाले से एक चीज याद रखिएगा, अभी इसकी उम्र 20 साल है, लेकिन जो पीपीएससी में सवाल पूछा जाता है कि ये पूरी दुनिया में यंगेस्ट हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और K2 को सर किया, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है। तो वहां अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने एज लिखवाई थी 19 साल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जब उन्होंने लास्ट ईयर 2021 के अंदर माउंट एवरेस्ट और K2 को सर किया था, तो तब उनकी उम्र कितनी थी, 19 साल थी। और अब जो सा है, अब वो यंगेस्ट, अभी भी यंगेस्ट है, लेकिन क्या है, अब उनकी एज 20 साल हो गई है, जब उन्होंने किचनजंगा को, लाहौसे को और मकालू, ये जो माउंटेन्स हैं हाईएस्ट, जो 3rd नंबर पर, 4th पे और 5th नंबर पर, इनको जब सर किया है, तब भी यंगेस्ट हैं, लेकिन अब उनकी उम्र कितनी हो गई है, अब उनकी उम्र हो गई है जी 20 साल। तो ये आपने याद रखना है। तो ये माउंटेनियर्स की जो लास्ट हमने की थी, उनकी बातें जरा थोड़ी सी इसमें ऐड कर ली। और साथ ही यहाँ एक और लिख लें, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लें कि 27 मई को, क्योंकि माउंटेनियर्स की बात कर रहे हैं, तो 27 मई को एक है मोहम्मद अली सदपारा, एक है अली रजा सदपारा, एक है अली रजा सदपारा। ये भी क्या है, ये भी आपके माउंटेनियर हैं, एक फेमस है। तो इनकी डेथ हुई है, अली रजा सदपारा, इनका भी वहां से जो सा आपका गिलगित वाली साइड से, हुंजा उस साइड से इनका ताल्लुक है, तो इनकी डेथ हुई है। ये भी माउंटेन क्या है, ये भी कोहे पेमा है, तो ये डाइड 27 मई को। ठीक है, एक मोहम्मद अली सदपारा थे जिनकी K2 के ऊपर डेथ हुई थी, वो डिफरेंट है। ये अली रजा सदपारा जो से हैं, शायद एग्जामिनर आपको इसमें कंफ्यूज करे, तो इसलिए मैंने कहा ये आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, ये याद रहे, अली रजा सदपारा और दूसरा क्या है, वो मोहम्मद अली सदपारा जो से हैं, वो डिफरेंट है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, तो जरा थोड़ा सा इंटरनेशनल हम चलते हैं।
ठीक है, हम क्या है इंटरनेशनल पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं। तो सोमालिया जो है, सोमालिया के अंदर नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, सोमालिया के अंदर काफी हालात खराब रहते हैं, तो सोमालिया के अंदर नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, हसन शेख मोहम्मद, उनका क्या नाम है, उनका नाम है हसन शेख मोहम्मद, ठीक है, हसन शेख मोहम्मद साहब। तो ये नए उनके इलेक्शन हुए थे, तो सोमालिया में नए ये प्रेसिडेंट आए हैं, न्यू प्रेसिडेंट। ये कौन है, प्रेसिडेंट है उनके, ये कौन है, प्रेसिडेंट है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये नए प्रेसिडेंट उनके आए हैं हसन शेख मोहम्मद साहब, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 16 मई डेट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 16 मई क्या है, 16 मई। अब 16 मई को क्या होता है, 16 मई को ये होता है कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एससीओ। इसको हमने देखा है कि 2001 में बनी थी, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग के अंदर है, इसके अब 9 मेंबर हो गए हैं क्योंकि ईरान इसके अंदर ऐड हो गया है, तो ये पाकिस्तान और इंडिया भी इसके मेंबर्स हैं। तो ये सारे इसके अंडर ना, ये बताने का मकसद क्या था आप लोगों को रिवाइज करवाने का, कि इसके अंडर एक बॉडी है, उसका नाम है रैट्स, RATS। एक तो सवाल पूछा जा सकता है कि रैट्स जो सी है ये बॉडी, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, तो ये एससीओ के अंदर आती है। और रैट्स का मतलब क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक बॉडी है जो कि अंडर किसके अंडर बनी है, अंडर एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस जो सी है, एससीओ, अंडर एससीओ, जो कि एससीओ क्या है आपका 2001 के अंदर आपका एक इदारा बना था, और इसमें क्या है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, ये सारी चीजें हम इसको डिटेल में कर चुके हैं एससीओ को। तो रैट्स जो सी है, एक तो ये एक बॉडी है, स्ट्रक्चर बॉडी एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट, और ये किसके अंडर आती है, एससीओ के अंदर। तो 16 मई को क्या हुआ है, इसका एक इजलास हुआ है, सॉरी इजलास नहीं, मीटिंग कहेंगे इसको, हाँ वैसे मीटिंग इजलास एक ही बात है, मीटिंग हुई है इसकी 16 मई को, कहां हुई है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक वफद गया था, इसमें 3 रुकनी या 4 रुकनी, वो वहां शिरकत करने के लिए गया था। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह से हालात हैं, तो एक इस तरह से एक रीजनल बॉडी की मीटिंग हो रही हो टेररिज्म के खिलाफ, और उसमें जो सा पाकिस्तान का डेलीगेशन का जाना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस थी। तो ये पूछा जा सकता है इसमें 2-3 सवाल, एक तो ये बॉडी किसके, एससीओ के अंदर आती है, और इसकी मीटिंग कब हुई है, 16 मई को, और पाकिस्तान ने भी इसमें शिरकत की है, और कहां हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके साथ ही आज की जो सी है, ये मैं फिर एंड में आपको बता दूंगा, एक और भी न्यू दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई है आज, इंडस वाटर ट्रीटी की, लेकिन वो आज के दिन, कल के दिन हुई है 30 मई को, तो वो फिर एंड में मैं जाके वो भी आपको बता दूंगा। तो ये 2 दिल्ली के अंदर इस महीने में इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों ने क्या रखना है, इसको याद रखना है। अच्छा जी, तो इस मीटिंग के बाद इसके अंदर क्या है, नाम से भी आपको पता लग रहा होगा कि टेररिज्म के खिलाफ किस तरह लड़ना है, तो टेररिज्म के हवाले से इसके अंदर क्या है, बातें हुई। उसके बाद क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस है जो आपका, उसने पाकिस्तान को ऐसे मुल्कों में शामिल किया है जहां क्या है, जहां क्या कहते हैं, आपके क्या आ सकते हैं, कहत साली हो सकती है, जहां आपके क्या, उनको क्या कहते हैं, ड्रॉ, उनको उनका कहते हैं ड्रॉट लिस्ट कंट्रीज। पाकिस्तान में उसको शामिल कर लिया है किसने, बाय यूएन। तो इसमें क्या सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यूएन ने कौन से मुल्क को जो सा है इस वार्निंग के दी है कि आपके मुल्क के अंदर जो सा, अगर आप लोगों ने अपने पानी की सूरत हाल पर, अपनी क्लाइमेट के ऊपर काबू ना पाया, तो आपके मुल्क में क्या है, कहत साली आ सकती है। तो उसके अंदर पाकिस्तान को यूएन ने शामिल किया है, टोटल 23 मुल्क शामिल किए हैं, और पाकिस्तान जो सा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पाकिस्तान है, तो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को इन मुल्कों की लिस्ट के अंदर शामिल किया है। टोटल 23 मुल्क हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सा है वो यही है, तो हमने यही इसको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो 2-3 इलेक्शन हुए हैं। एक तो रिसेंटली लेबनान के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं, लेबनान, ठीक है, लेबनान के अंदर क्या है, पार्लियामेंट के उनके इलेक्शंस हुए हैं। तो उनके पार्लियामेंट के इलेक्शंस जब होते हैं तो लाजमी नहीं होता, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन 15 मई को ये हुए थे, 15 मई को ये हुए थे। तो एक तो याद रखिएगा, जब लेबनान में इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें ये नहीं होता लाजमी कि हर इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो, ठीक है। उनमें जो सा है अभी लेबनान का इशू ये है कि अभी उनका जब लेबनान में इलेक्शन हुए हैं तो उनका स्पीकर चेंज होता है उस इलेक्शन से, उनके प्राइम मिनिस्टर जो सा है उसको सदर मुंतखब करता है, वहां उनका थोड़ा सा कम्प्लेक्स सिस्टम है। तो वहां 2-3 चीजें जो आपने याद रखनी है, क्योंकि इलेक्शन के आए हैं जहन में, तो आपको वहां थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कभी इंटरव्यू में या वैसे भी पूछ लिया जाए। तो लेबनान में क्या होता है, एक तो पार्लियामेंट्री वहां इलेक्शन हुए हैं, तो दूसरी चीज याद रखिएगा, लेबनान बड़ा एक कम्प्लेक्स मुल्क है, वहां 3 पॉपुलेशन, 3 जोन से है ना, क्या कहते हैं लोग, 3 तरह के लोग हैं जो मेजोरिटी में। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है क्रिश्चियंस, एक वहां क्या है क्रिश्चियंस, और दूसरे हैं आपके पास मुसलमान,
मुसलमानों में भी क्या है, वहां एक जौन सा है तबका है सुन्नी और दूसरा क्या है शिया। यहाँ बड़े मसले हैं, ठीक है, लेबनान के अंदर। तो उन्होंने क्या किया है, पावर शेयरिंग का फार्मूला बनाया हुआ है। क्रिश्चियन जौन सा है वो हमेशा, उनका जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या होता है, क्रिश्चियन होता है। उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सुन्नी होता है, और उनका जो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं तो उनकी जो पार्लियामेंट है उसका जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, वो हमेशा शिया होता है। ठीक है, ये जोन सा है, ये डिवाइड जोन सी आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये हमेशा आप देखोगे, हमेशा लेबनान के अंदर इस तरह पावर को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो उनका जो अभी प्रेसिडेंट है, जिसका नाम भी पूछा गया था, क्योंकि ये मिशेल ऑन, उनका क्या नाम है, मिशेल ऑन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि मोस्टली सुन्नी होते हैं, तो ये पहले जोन से है साद हरारी साहब भी थे, वो भी एग्जामिनेशन में पूछे गए, फिर उसके बाद चेंज हुए। लेकिन अभी जोन से हैं वो क्या है, नजीब मेकाती। उनका क्या नाम है, नजीब मेकाती, MI मेकाती। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन हुए हैं। तो ये कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर है। और जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर जोन से वो आज ही री इलेक्ट हुए हैं, पहले भी यही थे, उनका नाम है नबीह बैरी। उनका क्या नाम है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आज री इलेक्ट हुए हैं। तो मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें आए थे, तो नबीह बैरी। ठीक है, तो इनका क्या है, सेक्ट, ये शिया उससे ताल्लुक रखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि वहां क्या है, पावर को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इस तरह की है, किसी को अगर मुसलमानों में से सुन्नियों को अक्सरियत मिलेगी तो वो जोन से हैं वो शिया नाराज होंगे, या अगर क्रिश्चियंस को अक्सरियत मिलेगी तो ये फिर मुसलमान नाराज होंगे। तो इस तरह उन्होंने पावर बैलेंस का तरीका बनाया हुआ है कि हमेशा प्रेसिडेंट, देखें नाम से पता लग रहा है। तो इसके बाद नजीब मेकाती उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, और नबी बैरी जोन से हैं, जैसे मैंने बताया आज ही दोबारा री इलेक्ट हुए हैं क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे। तो ये आपने थोड़ा सा इसका लेबनान के हवाले से भी याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुल्क है। तो इसके हवाले से सवाल जोन से किसी ना किसी हवाले से पूछे जाते रहते हैं। लेबनान के बाद थोड़ा सा आगे चलें तो आपके पास जोन सा है, लास्ट मंथ हमने देखा था कि फ्रांस के अंदर इलेक्शन हुए थे। ठीक है, और लीपेन साहिबा हार गई थी और इमैनुअल मैक्रोन साहब जोन से हैं वो जीत गए थे। तो इमैनुअल मैक्रोन साहब ने जोन सा है वो प्राइम मिनिस्टर चेंज किए हैं। तो अब नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं ऑफ फ्रांस, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस का आपको पता है, पहले वो जीन कास्टर साहब थे, आई थिंक कोई कास्ट एक्स इस तरह का नाम था उनका। तो वो बहुत दफा PPSC के अंदर वो पूछा गया था, PM ऑफ फ्रांस का नाम। तो अभी तो चेंज हुआ है, ये तो लाजमी पूछे ही जाएंगे, और जब मैं नाम लिखवाऊंगा तो फिर बताऊंगा कि ये और भी इंपॉर्टेंट क्यों है। इनका नाम है इलिजाबेथ बॉर्न, BORNE, इलिजाबेथ बॉर्न। ये एक फीमेल है, और 30 साल के बाद फ्रांस में पहली दफा कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर आई है। 30 साल के बाद फ्रांस में ये कौन है, फीमेल है। ये क्या है, फीमेल है, विमेन है ये। ठीक है, फीमेल है, और 30 साल के बाद फ्रांस में पहली दफा कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर आई है, तो इसलिए हमारे लिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके बावजूद फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर PPSC और FPSC में पूछा जाता था। अब तो एक फीमेल है, और एक इसमें एक्सेप्शन भी आ गई कि 30 साल बाद। इससे पहले एक थी, उनका नाम था एडिथ क्रिसन। 30 साल पहले एक आई थी इनकी, उनका नाम था एडिथ क्रिसन। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में उनकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, एडिथ क्रिसन। ये फर्स्ट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको अगर चेक कर लेना, फर्स्ट थी मेरे ख्याल में, या 30 साल पहले एक यही थी, उससे पहले मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये पहली फीमेल जो सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस थी, एडिथ क्रेसन। उसके बाद अब ये एलिजाबेथ बोर्न आई है, तो ये मैं तो 100% से ज्यादा श्योर हूं कि ये लाजमी आप लोगों से इनके बारे में पूछा जाएगा, एलिजाबेथ बोर्न साहिबा के बारे में, तो ये आपने याद रखना है लाजमी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जोन सा है पाकिस्तान में, जरा थोड़ा सा अगर हम आ जाएं पाकिस्तान, बल्कि यहां साथ ही एक लिख लो, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी न्यू आए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी न्यू आए हैं, फिर पाकिस्तान में आते हैं, उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। उन्होंने ये नया इलेक्शन, अभी उनके भी इलेक्शन हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पहले स्कॉट मॉरिसन साहब थे। ठीक है, उनका क्या नाम था, स्कॉट मॉरिसन साहब, तो वो अब खत्म चले गए, तो अब नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं एंथनी एल्बनीज। और ये जोन से इनका ताल्लुक कहां से, लेबर पार्टी से है, क्योंकि लास्ट जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे, और वो भी हमें से पूछा गया था सवाल। तो इनका ताल्लुक कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी से है, और ये क्लाइमेट के हवाले से बड़ा क्या कहते हैं, काम करना चाहते हैं, और लोगों ने इनको जो वोट दिया है वो भी इसी वजह से दिया है कि ये क्लाइमेट के हवाले से कहते हैं कि मैं क्लाइमेट के हवाले से बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लाऊंगा, तो जिसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया के भी अब नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर जैसे जैसे नए आते हैं, आप लोगों को लाजमी इनको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद यहां से थोड़ा सा आगे जाएं तो हमारे पास 18 मई को हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, 18 मई को हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, BBZ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ जाते हैं, USA जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, USA जाते हैं। तो वो USA किस लिए जाते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टू अटेंड, उन्होंने अटेंड करनी थी, कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, मिनिस्ट्रियल
कॉन्फ्रेंस ऑन फूड सिक्योरिटी, ऑन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के ऊपर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी यूएसए के अंदर, जो कि उन्होंने 18 मई को जब वो यूएसए गए तो उन्होंने अटेंड की। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके सर दौरे तो होते रहते हैं, वो आपसे ये पूछेंगे कि यूएस के अंदर एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, उसको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तरफ से किसने उसको रिप्रेजेंट किया। जैसे लास्ट टाइम अभी समिट हुआ था कोविड के ऊपर, तो उसमें भी मैंने आपको जब बताया था कि पाकिस्तान को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि इसी तरह अभी एफपीएससी में रिसेंटली एससीओ का पूछा गया था कि पाकिस्तान को एससीओ में किसने रिप्रेजेंट किया। तो जब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, समिट्स होते हैं, तो पूछा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था। तो फूड सिक्योरिटी की जो अभी मिनिस्ट्रियल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उन्होंने क्या किया था, 18 मई को यूएस से गए थे और उन्होंने पाकिस्तान को वहां क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारी एक कमेटी होती है जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि उसने जो सा है डिफरेंट ऑडिट्स वगैरह की रिपोर्ट्स देखनी होती है, और जो उस वक्त की हुकूमत होती है उसकी जो सी करप्शन वगैरह और इस मामला को, फाइनेंशियल मामला को भी देखना होता है। तो उसने जो सा है कोई जो अदादो शुमार है, नहीं 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 नहीं, वहां दिल्ली के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं गए थे, वहां छोटे लेवल का एक डेलीगेशन गया था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं गए, ठीक है। वहां वो एक आम जैसे जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, जो आपके आम, तो वो गए थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां न्यू दिल्ली नहीं बिलावल गए। अच्छा, तो इकोनॉमी जो सी है, इकोनॉमी का कुछ डाटा रिवाइज हुआ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये सारे सवाल, 3-4 सवाल पहले मैंने लिखवाए भी थे आपको, जीडीपी ग्रोथ भी लिखवाई थी, इकोनॉमी का साइज भी लिखवाया था, पर कैपिटा भी लिखवाया था। तो वो जो पहले आपने जो करंट अफेयर्स में, मेरे ख्याल में ये मैंने आपको लिखवाया था जब इकोनॉमी को रीबेस किया गया था, तो उसके बाद ये अब डाटा आपने अपडेट कर लेना, मैं लिखवा रहा हूँ। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, पाकिस्तान में टोटल जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, टोटल जो पाकिस्तान चीजें हैं, वो क्या है, वो है, उसको कहा जाता है जीडीपी। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पाकिस्तान की अब कितनी हो गई है, जो अभी नई फिगर्स आई हैं, $383 बिलियन हो गई है। 383, अब ये याद रखना है, पहले जब मैंने आपको लिखवाई थी तो वो मेरे ख्याल में 342 या 343 थी, उस वक्त रीबेसिंग हुई थी। लेकिन अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में जो सा है इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हुई है, उसमें पाकिस्तान की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हुजम कितना है, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान में कितना पैसा है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो साइज है, साइज ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी को एग्जामिनर इस तरह भी पूछ सकता है, साइज ऑफ इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज क्या है, तो वो क्या है, $383 बिलियन। और इस इकोनॉमी ने पिछले साल के अंदर ग्रो कितना किया, जिसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ, उसे क्या कहते हैं, जीडीपी ग्रोथ। ग्रोथ कितनी हुई है, वो पहले हमारे पास कितनी थी, 5 पॉइंट समथिंग थी, अब हो गई है 5.97%। ये पाकिस्तान के रिसेंट की फिगर्स है। ये 5.97% क्या है, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो अभी पाकिस्तान का साल चल रहा है 2021-2022 का, इसके अंदर पाकिस्तान की 5.97% ग्रोथ हुई है। जब जीडीपी बढ़ी है तो उसके साथ क्या होता है, जीडीपी पर कैपिटा, पर कैपिटा जो है वो बढ़ गया। कैपिटा, पर कैपिटा क्या होता है, जितनी आपकी जीडीपी है, आपकी टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिवाइड किया जाता है कि हर इंसान के पास कितने पैसे, तो पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास पहले 16,000 कुछ थी, अब हमारे पास साल 17,000, वो सॉरी, 1798 डॉलर हो गए, $1798 पर कैपिटा। और अगर हम रुपीज की बात करें तो ये 3,14,000 कुछ बनेंगे, ठीक है, रुपीज के अंदर 3,14,353, इस तरह से मैं देख के बता देता हूं, ये बनेंगे 314,353, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, बाकियों में कम पूछे जाते हैं, अगर होगा भी तो आप इसको डॉलर को कन्वर्ट कर लेना, लेकिन पर कैपिटा आपको डॉलर में भी आनी चाहिए, रुपीज में भी आनी चाहिए। और पर कैपिटा भी रिसेंटली भी पूछा गया था, तो उसमें इस तरह नहीं भी होता था, तो उसमें ऑप्शन थी 1600, 1700, 1500, 1400, तो आपको हल्का सा आइडिया हो जाता है कि यार अगर 1800 हो तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1800 भी लिख सकते हो। तो ये पाकिस्तान की रिवाइज्ड वैल्यूज हैं, नई जोन सी पाकिस्तान की क्या है, इकोनॉमी का डाटा, ये आप लोगों ने इसको लाजमी याद रखना। उसके बाद पाकिस्तान में अभी कल ही आई है, एक आपके पास चीजें 2-3 होती हैं जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स और ये सारी चीजें, बल्कि उसके ऊपर जाने से पहले एक आपका इंटरेस्ट रेट होता है। लास्ट टाइम किसी को याद है मैंने इंटरेस्ट रेट कितना लिखवाया था, इंटरेस्ट रेट आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो मॉनिटर करता है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट मैंने पहले कितना लिखवाया था, किसी को याद है, किसी को याद हो तो तुक्का। हाँ, अब देखो, बढ़ गया,
12.25 लिखवाया था मैंने, 12.25 लिखवाया था। तो अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट बढ़कर कितना हो गया, 13.75। ये इस अभी बढ़ाया है, 150 जो है पॉइंट्स बढ़े हैं। तो अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कितना है, 13.75। तो ये पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान का भी करंट जो है वो कितना है अभी, जो इस महीने बढ़ा है, तो अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कितना है, वो 13.75, वो कितना हो गया है, 13.75। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में इसमें क्या हुआ है, पाकिस्तान में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजों का जो डाटा होता है, उसके हवाले से एक नई चीज आई है कि पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, इंटर क्या कहते हैं आपकी टेलीकम्युनिकेशन जो सी है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन जो आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं, आईटी की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की इस साल में कितनी हो गई हैं, बढ़ के $3 बिलियन। तो ये पहले भी सवाल पूछा गया था, उस वक्त पूछा गया था कि पाकिस्तान का एस्टिमेट कितना है आईटी की एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन थी $2 बिलियन, $1 बिलियन, $3 बिलियन। तो पाकिस्तान का एस्टिमेट था अराउंड $2.5 बिलियन। तो अब जो फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट इस साल कितनी हुई है, $3 बिलियन की। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से कि पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट्स कितनी है, तो $3 बिलियन जो पूरे साल की पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं। और अगर वैसे आप पूछो कि कोई कहे कि सर इस अभी अभी तक पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी है, तो ये हर मंथली डाटा आता है, हर मंथ डाटा आता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का। अभी तक 10 महीने हो चुके हैं फाइनेंशियल, 11 महीने अब मई का हो जाएंगे, और जून हो जाएगा, तो जून खत्म होता है तो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो 12 महीने पूरे हो जाते हैं। तो अभी तक जो अप्रैल का डाटा आया है उसके हवाले से अगर हम देखें तो मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, और इसको आप लोग खुद ही हर महीने जो सा है, मैं कोशिश वैसे किया करूंगा कि अब करंट अफेयर्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा भी आप लोगों को अपडेट करवा दिया करूं, लेकिन कोशिश करना कि साथ साथ खुद भी इसको अपडेट कर दिया करना। तो पाकिस्तान का भी 10 महीने की जो इंपोर्ट्स हैं वो कितनी है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चले लिखवा देता हूँ, $26 बिलियन की पाकिस्तान की अभी तक क्या हो गई हैं, एक्सपोर्ट हो चुकी हैं अभी तक अप्रैल के महीने तक, क्योंकि अभी मई खत्म होगा कल, तो इसका डाटा 3-4 दिन में आएगा। और इंपोर्ट्स पाकिस्तान की कितनी है, $65 बिलियन। और इनके दरमियान जो होता है, जो आपका जिसे तजारती खसारा कहते हैं, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है, उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट। और वो अगर आप इन दोनों में माइनस करें तो आपको पता लग जाएगा ये कितना बनेगा, आई थिंक $39 बिलियन बनेंगे, $39 बिलियन आपका ट्रेड डेफिसिट है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के दरमियान जो अब क्या है, आप $65 बिलियन बाहर भेज रहे हो, ठीक है, और आप सॉरी $65 बिलियन जो है बाहर भेज रहे हो, और आपके मुल्क में सिर्फ $26 बिलियन आ रहे हैं। तो इनके दरमियान का जो खसारा होगा उसको क्या कहेंगे, ट्रेड डेफिसिट। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप माइनस करोगे तो ये $39 बिलियन का बनेगा, अभी 10 महीने का बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगले महीने जैसे क्या कहते हैं, फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वगैरह अगर बढ़ेंगी, ये इंपोर्ट्स पाकिस्तान ने अभी बैन भी लगाया है इंपोर्ट्स के ऊपर, तो मे बी ये हो सकता है ये इंपोर्ट्स अगली दफा अगले महीने में कम हो जाए। तो ये इस तरह से आपका डाटा होता है जो कि हर महीने अपडेट होता रहता है। तो इसको कोशिश किया करूंगा कि हर महीने साथ साथ आपको अपडेट करवा दिया। फिर दूसरा एक और होता है आपका, बल्कि इसको यहां तक ही रहने दो, बल्कि इसको क्या है यहां तक ही रहने दो। उसके बाद जरा इंडिया पे हम चार्ज चलते हैं। तो इंडिया में जो सा है, एक हमारे वो हैं लीडर हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिद्धू साहब। तो नवजोत सिद्धू साहब को जो सा है 1 ईयर जेल हुई है, 1 ईयर जेल हुई है। उन्होंने कोई 1998 के अंदर हिट एंड रन का केस था कि उन्होंने किसी के ऊपर गाड़ी जो सी है वो चढ़ा दी थी, तो जिसकी वजह से उनको क्या किया गया है, उनको 1 साल की जेल सजा सुनाई गई है नवजोत सिंह सिद्धू। और इनका ताल्लुक पहले कांग्रेस से था, अब ये कांग्रेस से हट गए हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनका ताल्लुक कौन सी जमात से है, तो इनका कांग्रेस से ताल्लुक था, लेकिन अभी ताल्लुक नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू साहब का। और दूसरा इन्हीं के साथ ही, मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शायद अगर अभी वो अहमद जहांजेब कोई सिंगर है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ या पता नहीं कुछ इस तरह से पीपीएससी पूछ सकती है, तो अभी ये जो इंडियन एक्टर क्या है, सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, तो अगर किसी ने लिखना होगा तो उसकी डेट ऑफ डेथ भी लिख लीजिएगा। लेकिन उसकी डेट ऑफ डेथ मेरे ख्याल में 29 मई है, अभी 29 मई को उनकी वो जो उनके ऊपर फायरिंग करके उनको मारा गया है। तो लेकिन मेरे ख्याल में उससे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से था, तो वो लिख लीजिएगा कि उनका इंडिया की जो सी है पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस से उनका ताल्लुक था। ये जो सिंगर जिसकी भी डेथ हुई है, जिसको फायरिंग करके मारा गया है, सिद्धू सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, तो उसका ये लिख लीजिएगा मेरे ख्याल के मुताबिक कि कांग्रेस से ताल्लुक था। बाकी डेट मुझे नहीं लगता कभी पूछें, तो अगर वो होगी तो आजकल सब लोगों को पता है, हर किसी ने जो सा है वो स्टेटस वगैरह भी लगाए हुए थे। तो 29 मई मेरे ख्याल में परसों परसों उनको जो सा है वो फायरिंग करके मारा गया, ठीक है, तो ये उसमें साथ लिख लीजिए। अच्छा, करंट किसी ने पूछा है कि करंट स्टेट बैंक का गवर्नर, तो स्टेट बैंक का जो गवर्नर थे रजा बाकिर, उनकी क्या है मुद्दत जो सी है वो खत्म हो गई थी, ठीक है। तो जब उनकी मुद्दत खत्म हो जाती है तो फिर रूल्स के अंदर लिखा है जो डिप्टी गवर्नर होते हैं उनका नाम है मुर्तजा, ये पहले मैंने लिखवाया है मोहम्मद मुर्तजा, तो उनको चार्ज दिया जाता है मुर्तजा साहब को। तो मुर्तजा साहब जो है इस वक्त गवर्नर है, लेकिन वो क्या है परमानेंट नहीं है,
कभी भी हुकूमत जो सा है वो नया जो सा है स्टेट बैंक का गवर्नर ला सकती है। ये सिर्फ ये है कि अभी कोई नया गवर्नर नहीं आया, तो इस वजह से मुर्तजा साहब जो से हैं वो क्या है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जनरल है, अगर हम अभी करंट की बात करें। लेकिन अभी हुकूमत जो सा उसकी मर्जी है, वो किसी को भी ला सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको पता है कि इसके ऊपर हमने 2-3 महीने से ही डिस्कशन कर रहे हैं, नेटो और क्या कहते हैं आपकी जंग वगैरह, ये सारे मामला। तो नेटो के हवाले से एक चीज मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। 2 मुल्क हैं, एक का नाम है स्वीडन और एक का नाम है फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन प्लस फिनलैंड, ये 2 मुल्क हैं जो क्या चाहते हैं, जो कि नेटो में शमूलियत चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमें नेटो के अंदर, इन्होंने दरखास्त भी दे दिया कि हम नेटो के अंदर जाना चाहते हैं। तो ये सवाल तो हमने पहले किया हुआ है कि नेटो और कौन कौन से 2 मुल्क हैं जो कि चाहते हैं कि हमें नेटो का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक और चीज जो इस महीने के अंदर एक चीज आई है, एक तो ये पूछा जाएगा कि कौन से 2 मुल्क चाहते हैं, तो आप कहेंगे नेटो, स्वीडन और फिनलैंड जो है ना वो। अब मसला यह है कि इनकी एक मुल्क है वो इनको अपोज कर रहा है, वो है टर्की। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको ऐसा कौन सा मुल्क है जो कि अपोज कर रहा है कि ये नेटो का हिस्सा ना बने। हालांकि टर्की खुद जो सा है नेटो का हिस्सा है, याद रखिएगा, टर्की खुद नेटो का जो सा है वो क्या है, जो 30 मेंबर उसके हैं उसका हिस्सा है ये टर्की। तो टर्की जो सा है ये अपोज कर रहा है कि नेटो का जो सा है स्वीडन और फिनलैंड ना हिस्सा बने। इसकी रीजन हल्की सी बता देता हूं कि जो टर्की है इसके अंदर एक पॉपुलेशन है कुर्द की, कुर्दों की पॉपुलेशन का कहा जाता है। और कुर्द जो से है वो उनको ये कह लें कि जैसे हमारे पास, जैसे वो अपना एक अलहदा घर चाहते हैं, वो वाहिद पॉपुलेशन है इस दुनिया में सबसे बड़े कुर्द, वो एथनिक कुर्द हैं, उनके पास कहीं भी अपना मुल्क नहीं है। वो ईरान के अंदर हैं, वो इराक के अंदर हैं, वो टर्की के अंदर हैं, वो शाम के अंदर हैं, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें एक ऑटोनमस रीजन दिया जाए जहां हम अपना मुल्क कुर्दिस्तान बना सकें। तो टर्की को भी ये पसंद नहीं है, बाकी मुल्कों को भी नहीं पसंद। तो टर्की कहता है कि जो कुर्द हैं उनको जो है ये दोनों मुल्क जो से हैं वो पनाह देते हैं, और इस वजह से वो है टर्की अपोज कर रहा है कि ये दोनों मुल्क जो है नेटो का हिस्सा ना बने। ठीक है, रशिया तो ऑब्वियसली होगा ना, रशिया के अराउंड तो जो भी मुल्क होंगे, रशिया तो इसके अगेंस्ट होगा ही। लेकिन सबसे ज्यादा जो अपोज आजकल न्यूज में है वो है टर्की अपोज कर रहा है। रशिया तो हर मेंबर को अपोज करेगा कि कोई भी जो सा है वो उसके हिस्सा ना बने नेटो का। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड की स्पेसिफिक एक जो रेजिस्टेंस आ रही है वो टर्की की तरफ से आ रही है। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं बता दूं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया की जौन सी है एक फीमेल है, उनका नाम है निकहत जरीन। उनका क्या नाम है? निकहत जरीन। ये पहली उनकी मुस्लिम फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। फर्स्ट मुस्लिम इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप। बॉक्सिंग की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उनको निकहत जरीन, NIKHAT, निकहत जरीन साहिबा जो है ये पहली इंडियन मुस्लिम है जिन्होंने क्या जीती है ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। टर्की के अंदर हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया है उसको जीता है, जिसकी वजह से क्या है ये काफी न्यूज में भी रही है और इनका काफी ज्यादा चर्चा हुआ है। तो ये भी आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। फिर मई के अंदर एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, डेट तो उसमें कोई नहीं है, वो है आपका एरिया शेरानी डिस्ट्रिक्ट। वो क्या है? शेरानी डिस्ट्रिक्ट। अब शेरानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्यों बता रहा हूं, शेरानी डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा शेरानी डिस्ट्रिक्ट क्या है? बलूचिस्तान। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिखवा रहे हो, तो शेरानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पता होगा कि यहाँ क्या लगी थी, आग लगी हुई थी, फायर लगी हुई थी शेरानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोहे सुलेमान माउंटेन्स के अंदर। ठीक है, कोहे सुलेमान जो रेंज है वहां लगी हुई थी आग। तो उसकी वजह से वहां जो चलगोजे के दरख्त थे वो बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ, और फिर यहाँ से फायर ईरान से भी आपको एक जहाज मंगवाना पड़ा और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वहां से आग बुझाई। तो इसलिए क्योंकि ये शेरानी डिस्ट्रिक्ट अभी कुछ ना कुछ न्यूज में रहा है, तो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं कि फलाना डिस्ट्रिक्ट या फलाना सिटी जो सा कौन से सूबे का हिस्सा है। तो क्योंकि ये इतना नोन नहीं है शेरानी डिस्ट्रिक्ट, तो पूछा जा सकता है कि शेरानी डिस्ट्रिक्ट पंजाब का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा है, KP का है। तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ अभी आग लगी हुई थी, तो मैंने कहा ये आप लोगों को ये बता दूं कि ये बलोचिस्तान का पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो राजा रियाज फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक, ये क्या है आपके न्यू ओपोजिशन लीडर हैं। इनको अभी ओपोजिशन लीडर के तौर पे न्यू ओपोजिशन लीडर जो सा इनको क्या किया गया है, तैनात किया गया है पाकिस्तान के अंदर, राजा रियाज को। ठीक है, राजा रियाज को क्या किया गया है, न्यू ओपोजिशन लीडर जो सा तैनात किया गया है। और एक तैनाती और हुई है डॉक्टर अकबर नासिर। वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इमरान खान साहब का वो 25 मार्च को उनका हकीकी आजादी मार्च था, तो उससे पहले इनको IG, ये कौन है, ये IG इस्लामाबाद लगाया गया है, इनको IG इस्लामाबाद लगाया गया है।
तो क्योंकि इनका नाम फिर काफी ज्यादा मीडिया में और न्यूज में आता रहा कि उससे पहले, क्योंकि चेंज करके उससे पहले आई थिंक एहसन एहसन जमी एहसन समथिंग उनका नाम था, एहसन यूनस मेरे ख्याल में एहसन था पहले जो आईजी थे, तो उनको चेंज करके डॉक्टर अकबर नासिर को लगाया गया। और ये जितना आपका जो मार्च था उसको हैंडल किसने किया? इन्हीं आईजी पंजाब जो नए आए थे, तो ये न्यूज में रहे हैं तो मे भी पूछा जाए आप लोगों से, तो डॉक्टर अकबर नासिर साहब जो से हैं वो कौन है अब नए आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इस्लामाबाद पुलिस जो से हैं वो यही। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास जो बाइडन साहब हैं, जो बाइडन साहब जब से उन्होंने हल्फ उठाया है, वो पहली दफा क्या है, वो पहली दफा जो है एशिया के दौरे पे आए थे। तो वो एशिया के दौरे पे कहाँ कहाँ गए? तो एशिया के दौरे के ऊपर जो हैं बाइडन साहब जो हैं सबसे पहले साउथ कोरिया गए। ठीक है। साउथ कोरिया 21 मई को जो है मई के अंदर दौरा था, तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे बता रहा हूँ, 21 मई को गए वो साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जब गए तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, बाइडन साहब तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम जो सा आपको आना चाहिए क्योंकि वो न्यूज में रहे हैं, तो उनसे मुलाकात हुई। उनका क्या नाम था? उनका नाम था यून सोक योल। ये उसका नाम है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का, यून सोक योल। ठीक है। एक तो किम जोंग उन है, वो है नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट, ये है साउथ कोरिया का। ये कौन है? साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट है यून। ठीक है। और जो नॉर्थ कोरिया है वो जो छोटा सा है और थोड़ा सा हेल्दी सा, उसका क्या नाम है? किम जोंग उन। ठीक है। किम जोंग, KIM किम, और JONG जोंग, किम जोंग उंग। तो वो जो सा है नॉर्थ कोरिया है, तो ये साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया के अंदर गया जो बाइडन साहब, और वहां उन्होंने मुलाकात की। और वहां जाकर उन्होंने क्या किया? वहां उन्होंने एक फोरम का ऐलान किया जिसका बड़े चर्चे हो रहे हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। इकोनॉमिक फोरम, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसको क्या कहा जा रहा है? IPEF। IPEF। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम क्या है? ये चाइना को रोकने के लिए एक फोरम बनाया गया है। इसमें 13 मुल्क हैं। इसमें क्या है? 13 मुल्क हैं, 13 कंट्रीज हैं इसमें। इंडिया भी है इसमें, जापान भी है, और भी काफी सारे मुल्क हैं, यूके है, यूएसए है। ठीक है। और इटली वगैरह काफी सारे मुल्क हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसका हिस्सा है। तो ये चाइना को कंटेन करने के लिए, कि चाइना जो बढ़ रहा है उसकी पावर, उसको रोकने के लिए ये पूछा जा सकता है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम किस मुल्क को कंटेन करने के लिए बनाया गया है? तो ये अमेरिका ने एक बनाया है, और इसमें 13 मुल्क हैं, और इसको चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका ने अभी रिसेंटली, जब बाइडन साहब आए हुए हैं साउथ कोरिया, तो उन्होंने वहां इसको बनाया है। इसके बाद फिर क्या हुआ? क्या कहते हैं, ये बल्कि इसकी जो सी है ना, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो की वो कहाँ की? टोक्यो के अंदर जाके की। फिर उसके बाद बाइडन साहब कहाँ गए? जापान गए। उसके बाद बाइडन साहब कहाँ गए? जापान गए। और जापान में टोक्यो में खड़े होके उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं कशीदा साहब, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर मैंने लिखाए हुए हैं कशीदा साहब। ठीक है। मेरे का फोमियो है पहला नाम इस तरह से, तो सेकंड नाम है उनका कशीदा। तो जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं कशीदा साहब, उनके साथ खड़े होकर उन्होंने इसकी फोरम का ऐलान किया। और जापान के अंदर सिर्फ कशीदा साहब नहीं आए हुए थे, वहां मोदी साहब भी आए हुए थे, और वहां ये जो एंथनी एल्बनीज मैंने नाम बताया ऑस्ट्रेलिया का, वो भी आए हुए थे। आप कहेंगे सर इतने सारे यहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे? तो उसकी रीजन थी क्वाड। क्वाड, क्वाड का पता है ना? पूछा जाता है कि क्वाड क्या है। क्वाड जो सा कहा जाता है, 4 मुल्क जो से हैं वो जब इकट्ठे हुए हैं तो उनको क्वाड कहा जाता है। क्वाड में कौन कौन है जी? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान। ये 4 मुल्कों की जो अलायंस है एक, ठीक है, इकोनॉमिक अलायंस, मिलिट्री अलायंस, उनको क्या कहा जाता है? क्वाड कहा जाता है। 2007 के अंदर ये बना था आपका क्वाड। और अभी इसका क्या था? ये जापान जाने का मकसद ये था कि इसकी मीटिंग थी, क्वाड का समिट कह लो आप। ठीक है। क्वाड की क्या है? आपस में मीटिंग थी 24 मई को। यहां मैं लिख देता हूं 24 मई। ठीक है। 21 मई को साउथ कोरिया है, उसके बाद 24 मई को जब जापान गए तो वहां क्वाड की क्या थी? मीटिंग थी। और क्वाड के मेंबर मैंने बताए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नए प्राइम मिनिस्टर अभी बता दिया एंथनी एल्बनीज, वो वहां मौजूद थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन? नरेंद्र मोदी, वो वहां मौजूद थे। यूएसए के कौन? बाइडन साहब मौजूद थे। और फोमियो कशीदा साहब जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी वहां मौजूद थे। तो वहां उन्होंने किस चीज का ऐलान किया? टोक्यो के अंदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का जो सा है ऐलान किया, और चाइना को कंटेन करने के लिए सारी पॉलिसीज वगैरह जो सी वहां बयान की। तो ये आप लोगों ने ये 2-3 पहला विजिट था बाइडेन का, तो इसके हवाले से 2-3 चीजें यही हैं जो इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं। तो एक तो इनके हवाले से जो जो इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट न्यूज में आ रहे हो, तो कोशिश किया करो उनको साथ साथ जो सा है वो कर लिया करो। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां से बात करें थोड़ा सा आगे, यहां तक चीजें क्लियर है? कोई सवाल वगैरह या कोई मसला मसाइल है तो बताओ। यहां तक चीजें क्लियर होंगी?
ठीक है। अच्छा जी, अब यहां से थोड़ा सा आगे चलें तो बाहर इधर की बात करते हैं। एक आपके पास फोरम है, उसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? इसको आप समझ लें एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, एनजीओ, ठीक है, इसको एनजीओ समझ लें, एक लॉबिंग करने वाला ग्रुप समझ लें, वो उसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है आपका, याद रखिएगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर बड़े बड़े जो आपके इकोनॉमीज हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, सारे मुल्कों के जो सरबराह हैं, इसका एक इजलास होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल। वो वहां आते हैं और आकर अपनी तजावीज देते हैं कि हमने दुनिया को कैसे बेहतर बनाना है, हमने क्लाइमेट कैसे अच्छा करना है, इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है, हम इस दुनिया में और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं और किस तरह तबाही फेर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मकसद होता है बेसिकली। ये क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक लॉबिंग है, एक क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़े बड़े लोगों का क्या है, ये मिलके बैठते हैं। तो ये इसका हर दफा इजलास कहाँ होता है? हर साल ये मिलती है। तो इसकी जो 2022 की जो अभी एनुअल मीटिंग हुई है वो कहाँ होती है? वो होती है डेवोस के अंदर। वो कहाँ हुई है? आपकी डेवोस के अंदर हुई है। और डेवोस जो सा है, ये आपका क्या है? ये आपका स्विट्जरलैंड के अंदर है। डेवोस जो सा है आपका स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, डेवोस आपका क्या है? ये स्विट्जरलैंड का क्या है? एक सिटी है। तो यहाँ जो सा है इसका भी हुआ है, ये 22 से लेकर 26 मई तक चली है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, 22 से 26 मई तक ये हुई है। इसके अंदर डिफरेंट बातें की गई हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है? डिफरेंट जो सी बातें की गई हैं, बल्कि वो बातें यही क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान में मिनिस्टर कौन है? शीरी रहमान साहिबा। तो शीरी रहमान साहिबा ने पाकिस्तान को वहां रिप्रेजेंट किया, जो क्लाइमेट के हवाले से बातें थी। फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी गए हुए थे, उन्होंने भी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो अगर दो मेन इंपॉर्टेंट बंदे आपको बताऊं तो वो कौन कौन थे? एक आपके पास शीरी रहमान साहिबा वहां गई हुई थी, जो कि क्लाइमेट मिनिस्टर हैं, और दूसरा पाकिस्तान को वहां रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अगर कोई वैसे पूछना चाहे तो 1971 के अंदर जो सा ये फॉरम बना था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, वो आपका स्विट्जरलैंड में एक एरिया है, उसको कहते हैं क्लोगनी। क्लोगनी स्विट्जरलैंड, यहाँ जो सा इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। इसका क्या है? हेड क्वार्टर है क्लोगनी स्विट्जरलैंड के अंदर। और 1971 1971 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो सा इसका क्याम अमल में लाया गया था। तो इसके हवाले से अगर कोई सवाल पूछ लें तो यही सवाल है इंपॉर्टेंट, इसके बाहर कोई नहीं आएंगे। बस रिसेंटली क्योंकि ये हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से मैंने बता दिया, एक वफ्द गया था जिसमें शहरी रहमान, क्योंकि क्लाइमेट के हवाले से बहुत ज्यादा बातें होती हैं, तो क्लाइमेट के हवाले से शहरी रहमान साहिबा थी, और वैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। फिर जरा थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे आते हैं। तो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं एक्स कैप्टन सलमान बट साहब। तो सलमान बट साहब को सिंगापुर की टीम ने अपना कोच बना लिया। सिंगापुर की टीम के ये कोच बन गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सलमान बट साहब को सिंगापुर की क्रिकेट टीम ने अपना क्या बनाया है? कोच, बैटिंग कोच। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही, ये तो वैसे पुरानी है लेकिन चलें, यूनस खान जो उनसे हैं, यूनस खान किसके कोच बने हैं? ये अफगानिस्तान के बैटिंग कोच, हेड कोच बने हैं, अफगानिस्तान के। ठीक है, अफगानिस्तान में फिर पाकिस्तान में उमर गुल जोन से एक पाकिस्तान के बॉलर हैं, उसको बॉलिंग कोच बनाया है। तो ये पाकिस्तान के 2-3 जोन से ये बाहर गए हैं, तो ये पूछा जा सकता है ये क्या है? अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच। ये दो प्लेयर्स पाकिस्तान के अफगानिस्तान की कोचिंग करने के लिए गए हैं। और सलमान बट साहब जोन से हैं, वो क्या है? वो सिंगापुर की एक टीम है क्रिकेट की, उसकी कोचिंग करने के लिए गए हैं। तो ये आपने याद रखना है। फिर स्पोर्ट्स में एशियन हॉकी चैंपियनशिप चल रही है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप चल रही है 2022 की। ठीक है, तो अभी उसका फाइनल मेरे ख्याल में आज है या कल है, तो वो फिर हम अगले महीने कर लेंगे। तो ये 2022 की चल रही है। तो हमारे लिए अभी क्या है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच हुआ था, 1-1 से बराबर हो गया, काफी लोगों ने शौक से देखा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये अभी बता देता हूँ। इंडोनेशिया के अंदर हो रहा है जी, ये इंडोनेशिया जकार्ता, उसका जो कैपिटल है जकार्ता, उसके अंदर एशियन हॉकी चैंपियनशिप जोन से ये चल रही है। तो इसका विनर कौन होगा? मेरे ख्याल में इंडिया फाइनल में पहुंच गया है। तो दूसरी साइड पे पता नहीं जापान है या कौन है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका कोई रिजल्ट आएगा, कल मेरे ख्याल में मैच है या मे बी आज ही फाइनल हो, तो जैसे इसका फाइनल होगा, जो रिजल्ट आएगा, तो वो फिर हम नेक्स्ट मंथ के अंदर उसको देख लेंगे। तो ये कहाँ हो रही है? इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर जो सा ये हो रही है। उमर गुल जोन से अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच बने हैं। यूनस खान हेड कोच, और उमर गुल जोन से अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच बने, ये भी अफगानिस्तान गए। ठीक है, ये क्या है? अफगानिस्तान ही गए। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हमारे पास एक और चीज पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के जो 28वें अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिनका 28वां नंबर है, उनका नाम है उमर अता बंदयाल। उनका क्या नाम है? उमर अता बंदयाल। ठीक है,
तो एक मैगजीन है टाइम्स मैगजीन, ठीक है, उमर अता बंदयाल, एक मैगजीन है उसका क्या नाम है, टाइम्स मैगजीन। तो टाइम मैगजीन आपको पता है यूनाइटेड अमेरिका का है टाइम्स मैगजीन। तो वो ना क्या करता है, टाइम मैगजीन ने पूरी दुनिया में 200 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट जारी करता है, 200 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कौन सा है, इनका नाम आया, ठीक है, टाइम, सॉरी 200 नहीं 100 होते हैं, 100, 100, 100 जो पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 के अभी तक जो से हैं, टाइम्स ने जो मैगजीन ने अपनी लिस्ट जारी की है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से किसका नाम आया है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से उमर अता बंदयाल, जो कि पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम आया, ठीक है, उनका क्या है, उनका पाकिस्तान की तरफ से उनका नाम आया। तो ये आपने याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ये लाजमी जो है पूछा जा सकता है। तो उमर अता बंदयाल जोन से उनका क्या है, टाइम्स मैगजीन के अंदर पाकिस्तान का क्या है, उनका मोस्ट, पाकिस्तान की तरफ से आया है नाम, पूरी दुनिया में मोस्ट 100 जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है उनके अंदर इनका नाम आया। फिर एक और डेवलपमेंट हुई, वैसे तो ये पहले मैं आप लोगों को लिखवा चुका था, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं, 28वें, ये मैंने लिखवा चुका हूँ, जब इन्होंने ओथ उठाया था तो मैंने बताया था कि उमर अता बंदयाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस हैं, और ये सवाल पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले लिखवा चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, डोनाल्ड ब्लूम साहब, आप सब लोग वाकिफ हो गए इनसे, डोनाल्ड ब्लूम साहब, ठीक है, डोनाल्ड ब्लूम साहब। डोनाल्ड ब्लूम साहब कौन है जी, पाकिस्तान, यूएस के एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आ गए हैं और इन्होंने आकर पाकिस्तान क्या है, अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान कौन है अब, डोनाल्ड ब्लूम साहब, उनका क्या नाम है, डोनाल्ड ब्लूम साहब। डोनाल्ड ब्लूम से एक और बंदा भी याद आता है, उसका नाम है डोनाल्ड लू, ठीक है, डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू के हवाले से एक चीज याद, मैं काफी दिनों से सोच रहा था मैं क्या आप लोगों को बताना है, लेकिन मैंने कहा फिर अभी बताऊंगा, लास्ट टाइम भी ये मिस हो गया था। एक बंदा है डोनाल्ड लू, डोनाल्ड लू, ठीक है, ये डोनाल्ड लू के बारे में पूछा जा सकता है कि ये बंदा कौन है। तो डोनाल्ड लू के बारे में याद रखें कि ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ये मैंने इसलिए बताता हूं कि ये मेरे जहन में क्यों आया ये बंदा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल प्लस साउथ एशिया। डोनाल्ड लू साहब कौन है, ये यूनाइटेड स्टेट के डिप्लोमेट हैं, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर, किसके लिए, फॉर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, इसके लिए साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया। जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से यही जो पाकिस्तान में जो मरासला लिखा गया था, जिसमें पाकिस्तान में सारा साजिश वाला एक बयानिया चल रहा है, वो डोनाल्ड लू साहब ने लिखा था। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट लिखवाया है, मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाना था, मेरे जहन से स्किप हो गया। अभी जौन सा एक स्टूडेंट का मेरे का इंटरव्यू हुआ है सब इंस्पेक्टर का, तो उसके अंदर जौन सा ये सवाल पूछा गया था, जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा फॉरेन साजिश क्या है, एक्सप्लेन करो। तो जब उन्होंने बताया कि डोनाल्ड लू साहब थे, तो उन्होंने कहा डोनाल्ड लू कौन है। तो फिर उन्होंने ये पूरा बताया कि मुझे ये बताओ कि वो कौन है, सेक्रेटरी हैं, कौन है, उन्होंने कहा असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा किसके असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने कहा सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के। तो ये याद रखना, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इनका ये असल में सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूएसए हैं, और स्पेसिफिक किसके लिए हैं, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के लिए। और दूसरा, पाकिस्तान के एम्बेसडर टू यूएस कौन है, वो भी साथ हम लिख देते हैं, वैसे लिखवाया हुआ है। पाकिस्तान का एम्बेसडर टू यूएसए कौन है, मसूद खान, मसूद खान, जो कि पहले आजाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। अमेरिका का पाकिस्तान में एम्बेसडर कौन है, डोनाल्ड ब्लूम। और पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका के अंदर कौन है, उसका नाम है मसूद खान, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मसूद खान, ठीक है। तो ये जो से दो तीन चीजें, इसके हवाले से भी आप लोगों ने इसको याद रख लेना, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये तो डोनाल्ड ब्लूम का तो लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। डोनाल्ड ब्लूम का तो आने वाले अभी एक महीना जरा थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि अभी काफी सारी, मेरे ख्याल में काफी सब डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि बजट आने वाला है, तो सब डिपार्टमेंट्स ने अपनी रिक्वेजिशंस भेज दी हैं। तो अपनी तैयारी जो सी है ना, ये एक चीज याद रखो, तैयारी अपनी टाइट रखो। तो जून अभी जैसे गुजरेगा, जुलाई और अगस्त के अंदर जितनी जॉब्स आपकी रहती हैं ना, वो सारी जो सी हैं वो सारी जो सी हैं वो आ जाएंगी। मसूद खान, मंसूर नहीं, मसूद खान, ठीक है, मसूद खान उनका नाम है, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर, ठीक है। उसके बाद ये कल ये पर अब बस आखिरी जोन सी हैं, दो तीन चीजें बस रह गई, उसके बाद जोन से आप लोगों को इतनी, बल्कि आखिरी नहीं लेकिन बस थोड़ी सी हैं। अच्छा, वो क्या है, एक तो आपके जो तालिबान है,
तालिबान ने एक साइन किया है पैक्ट, उन्होंने एक साइन किया है पैक्ट, किससे? यूएई से, कि आप हमारे एयरपोर्ट्स जोन से हैं उनको मॉनिटर करो। तो ये पूछा जा सकता है, ये लास्ट टाइम भी मैंने उसको बताया था कि बातें चल रही हैं, तो अब उन्होंने क्या है साइन कर लिया यूएई के साथ। तो सवाल क्या पूछा जा सकता है कि यूएई के तालिबान ने कौन से मुल्क के साथ पैक्ट किया है, मुआहिदा किया है कि अब हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको आप ऑपरेट करो, तो वो यूएई है। यूएई ऐसा मुल्क है जिसके साथ तालिबान ने साइन किया है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनको ऑपरेशन फ्लाइट्स वगैरह वो सारे क्या है आप उनको करो। तो ये आपने ये भी याद रखना है। दूसरा जरा शोबिस की तरफ चलते हैं, तो केन्स, केन्स याद रखिएगा। एक तो ये पहले पूरा लिख दूं, केन्स फैशन वीक, ठीक है, 2022। मूवीज के हवाले से, फैशन के हवाले से ये केन्स फैशन वीक होता है, हर साल होता है। तो केन्स के बारे में एक तो याद रखिएगा, केन्स क्या है? ये सिटी है फ्रांस के अंदर, सिटी इन फ्रांस, ठीक है, सिटी इन फ्रांस। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके हवाले से? फैशन के हवाले से, मूवीज के हवाले से। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, ग्रैमी अवार्ड क्या होते हैं जी? ग्रैमी अवार्ड होते हैं म्यूजिक के हवाले से। ऑस्कर क्या होते हैं? मूवीज के हवाले से। ये सवाल पूछा गया है ऑस्कर का, तो अभी रिसेंटली पूछा गया है पीपीएससी के अंदर। तो केन्स क्या है? ये भी मूवीज के हवाले से, फैशन के हवाले से आपका एक इवेंट है। तो ये अभी 2022 में हुआ है। तो इसमें एक जो आपने चीज याद रखनी है, इसमें पाकिस्तान की एक मूवी का नाम याद रख लें, क्योंकि ये हर जगह चल रही है, जॉयलैंड। पाकिस्तान की एक मूवी है, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बनी है, जॉयलैंड। तो इसको जो सा एक अवार्ड मिला है, ज्यूरी प्राइज अवार्ड। इसको क्या मिला है? ज्यूरी प्राइज अवार्ड मिला है पाकिस्तान की मूवी को। तो मे भी इसका भी पूछ लें कि पाकिस्तान की तरफ से कौन सी मूवी जो सी है उसको वहां अवार्ड मिला है। तो जॉयलैंड एक मूवी है, ट्रांसजेंडर्स जो से हैं उनके ऊपर ये बनी है, तो उसके ऊपर जो सा इसको अवार्ड मिला है। और उसके बाद बाकी तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज मैं जब वो पढ़ रहा, बल्कि कल की न्यूज में था, ईरान की एक एक्ट्रेसेस हैं, ईरान की, उनका नाम है जर अमीर। जर अमीर ईरान की एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है, उनको बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला है। तो ईरान की हैं, तो मे भी जरा थोड़ा सा एक्सेप्शनल है एक्ट्रेसेस, ठीक है, एक्ट्रेस। तो ईरान की एक्ट्रेसेस हैं ये जर अमीर, तो इनको केन्स के अंदर अवार्ड मिला है। तो क्योंकि कभी ईरान में हम जो सा मोस्टली जो बॉलीवुड वगैरह या इधर से होते हैं, तो इस वजह से मे भी जरा थोड़ी सी एक्सेप्शन कभी पूछ लें, वरना ना भी हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जर अमीर उनका नाम है, ईरान से इनका क्या ताल्लुक है, जिनको बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला है। कहाँ? क्या कहते हैं, केन्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर। उसके बाद 25 मई, बस अब आखिरी आखिरी उसमें आ रहे हैं, 25 मई। 25 मई की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, जितना कर सकते हो इसको याद कर लो। क्यों? यासीन मलिक को, यासीन मलिक को सजा सुनाई गई। क्या सुनाई गई? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको इंटरव्यू का बता रहा था, तो उस क्या कहते हैं 24 या मेरे ख्याल इससे एक दिन पहले जो सा इंटरव्यू था, तो यही इसके ऊपर भी अच्छी खासी डिस्कशन की। वो मेंबर थे अब्दुल जब्बार साहब लाहौर में, तो उन्होंने अच्छी खासी इसके ऊपर डिस्कशन भी की, यासीन मलिक के ऊपर भी। तो ये कौन है, क्यों सजा सुनाई जा रही है, ठीक है। तो 25 मई को यासीन मलिक जो से हैं, उनको इंडिया की जो अदालत है उसने सजा सुनाई, और क्या कहा कि इनके ऊपर टेररिज्म चार्जेस क्या लगाए, दहशतगर्दी के। और ये यासीन मलिक कौन है? ये जो कश्मीर है उनके एक लीडर हैं, और इनकी जमात का नाम है JKLF। ये भी पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। JKLF का क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। तो ये जो सा है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इनकी जमात थी। और पहले जो सा है ये था कि मिलिटेंसी, लोगों को अगवा करना और ये सारी चीजें। लेकिन 1994 के अंदर इन्होंने मिलिटेंसी कि जिसमें लोगों के ऊपर तशद्दुद वगैरह करना, यासीन मलिक ने खत्म कर दिया। इवन अभी आज ही मैं अभी बल्कि जब ये करंट अफेयर्स आप लोगों की चीजों को देख रहा था, तो आज अल जजीरा के ऊपर बड़ा अच्छा आर्टिकल आया हुआ है कि फ्रॉम टेररिस्ट टू गांधीइज्म, इस तरह का यासीन मलिक के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है पूरा, कि किस तरह ये एक इनको एक मिलिटेंट कहा जाता था, फ्रॉम अ मिलिटेंट टू अ गांधी, कि फिर ये एक गांधी बन गए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मज़ाकरात के साथ ही सब कुछ का हल है और ये सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने इनको क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट की क्या है, सजा दी है। तो इनकी वाइफ जौन सी है मिशाल मलिक, वो पाकिस्तान में होती हैं, लेकिन ये इंडिया में है। और अब जौन सी है इनको 25 मई को इनको सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। तो इसका पूछा जा सकता है कि उनको सजा कब सुनाई गई। उसके बाद 25 मई के हवाले से एक इंपॉर्टेंट और वाकया है, और वो 2020 का है। तो एक बंदा है 25 मई को, 25 मई 2020 को, ठीक है, एक बंदा था जॉर्ज फ्लॉयड, जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है। इसका नाम तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन इसको क्या था, ये एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको मारा गया पुलिस की तरफ से। तो उसकी वजह से अमेरिका में एक मूवमेंट शुरू हुई जिसका नाम है ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। तो ये सवाल पूछा गया था क्योंकि इसकी बरसी थी, ये 25 मई 2 साल हो गए थे।
तो मैंने कहा ये आप लोगों को साथ रिवाइज भी हो जाएगा कि ब्लैक लाइव मूवमेंट, BLM, ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, कि जो ब्लैक्स लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उनकी भी जिंदगी मैटर करती है, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो ये सवाल पूछा गया था कि ये मूवमेंट कौन सा मुल्क में स्टार्ट हुई, तो ये यूएसए के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो अगर कोई पूछ ले किस वजह से स्टार्ट हुई थी, तो एक बंदा था, उसका नाम था जॉर्ज फ्लाइड। उसको 25 मई को उनका एक पुलिस ऑफिसर था, उसका नाम जो सा है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, चौविन इस तरह का कोई नाम था उसका, तो उसने इसको मार दिया था। तो जिसकी वजह से BLM या ब्लैक लाइव्स मैटर जो सी है वो मूवमेंट वो शुरू हुई थी। JKLF का मतलब है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। JKLF का मतलब है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। ठीक है, JKLF। जी, ये यासीन मलिक हुर्रियत रहनुमा भी थे, ये हुर्रियत रहनुमा भी थे, लेकिन फिर बीच में जो सा है वो उसको क्या कहते हैं, वो हुर्रियत एक कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल पार्ट मतलब जमात है, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसके जो से हैं ये रहनुमा रहे हैं, ठीक है, उसके ये रहनुमा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया था, इसको छोड़ दिया था। अभी जैसे ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की है, मैं ऊपर चलो लिख देता हूँ, उसके जो अभी जो करंट चेयरमैन है उनका क्या नाम है, मीर वाइज उमर फारूक, आपने उनको देखा होगा, मीर वाइज उमर फारूक। AP से क्या कहते हैं, AP ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, APHC। 1993 के अंदर जो ये बनी थी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है ये आपकी बनी थी। तो 1993 तो ये उसका हिस्सा भी रहे हैं, ठीक है, ये काफी जमातों ने मिलकर एक अलायंस किया था, ठीक है, ये जो है आपके पास, तो ये इसमें मेरे ख्याल में काफी ज्यादा, इसमें कोई मेरे ख्याल में 13 शायद पार्टीज हैं। तो ये मुझे, मैं 1 मिनट सेकंड बल्कि आपको ये भी कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें टोटल कितनी पार्टीज हैं। इसका भी ये हिस्सा रहे हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जोन सा है। और करंट जोन सा है कौन है इसके, मीर वाइज उमर फारूक, ठीक है। ये उस वक्त 26 पॉलिटिकल पार्टीज जोन सी हैं, उन्होंने मिलकर 1993 के अंदर 26 पार्टीज जोन सी हैं, उन्होंने मिलकर ये अलायंस बनाया था, 26 पार्टीज, ठीक है, तो ये उसका हिस्सा भी रहे हैं। और अभी करंट जोन सा है वो कौन है, अभी करंट जोन से है वो मीर वाइज उमर फारूक जोन से है, वो इसके सरबराह है, ठीक है, मीर वाइज उमर फारूक। तो ये भी आप लोगों का साथ जो सा उसमें एडिशन हो जाएगी इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो 26 मई को 26 मई को पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल पास किए गए, ठीक है। और दूसरा नैब की अमेंडमेंट्स पास की गई, नैब अमेंडमेंट्स, इसके अंदर जो सा कोई तरमीम की गई नैब अमेंडमेंट्स के अंदर, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। और जो सा है वो कि अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, और उसके बाद पहले होता था कि 90 दिन के लिए आप जेल में रख सकते थे, अब उन्होंने 14 डेज वो कर दिए हैं, और उसके बाद 1 साल के अंदर मिनिमम आपको फैसला सुनाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें नैब अमेंडमेंट्स, ये सारी चीजें जो की गई हैं। तो नैब अमेंडमेंट्स 2022, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल 2022, ये कौमी असम्बली से कब मंजूर हुआ है, 26 मई को, 26 मई को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है, और 28 मई को इनको सेनेट से मंजूर करवा लिया गया है। तो अब जो सा है, अब सदर जब इसकी मंजूरी दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक्ट बन जाएगा, ये आपका क्या है, एक्ट लॉ बन जाएगा। तो 28 मई को सेनेट ने मंजूर किया है, तो ये भी इस महीने के अंदर 2 रिफॉर्म्स जो हैं वो आपके 2 बिल जो हैं इंपॉर्टेंट ये पेश किए गए। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 26 मई को इंटरनेशनल, जरा 26 मई की बात कर रहे हैं, तो 26 मई को हमने कौन से नंबर वाले, क्या मतलब कौन से नंबर वाली अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का कौन सा नंबर होता है। अच्छा, तो 26 मई को मैं हमने लास्ट टाइम देखा था, जो उनके इजाक हार्जोग साहब हैं, जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, वो गए हुए थे आपके टर्की गए हुए थे, तैयब अर्दवान साहब से मुलाकात की। तो टर्की जो सा है वो काफी ज्यादा उसकी मोहब्बत भी है इसराइल के साथ। तो अब जो सा है, जो इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर टर्की के, वो कहाँ गए हैं, वो गए हैं टर्की फॉरेन मिनिस्टर टू इसराइल। तो इन दोनों के नाम चल रहे थे, तो मैंने कहा ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आज ही 31 मई है, ये एंड में करा भी दूंगा कि आज आपके प्राइम मिनिस्टर भी टर्की चले गए हैं। तो टर्की के जो सदर हैं, क्योंकि वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तैयब अर्दवान, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन दोनों के नाम आप लोगों को लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो जो उनके टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है मेवलत, उनका क्या नाम है, मेवलत, बड़ा अजीब नाम है, मेवलत चैवोसोग्लो, चैवोसोग्लो, शायद यही है, CAVUSOGLU, मेवलत
चैवसोग्लो, ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं। जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है यायर लैपिड, ठीक है, यायर लैपिड। तो ये दोनों, और ये बाद में जौन सा है आप इनके अभी प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, 1-2 साल बाद ये फिर क्या है उनके प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। अभी तो नेफ्ताली बेनेट है ना उनके प्राइम मिनिस्टर इसराइल के, लेकिन यायर लापिद साहब जौन से हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये दोनों जौन से हैं फॉरेन मिनिस्टर, इनकी मुलाकात हुई है इसराइल के अंदर, और वहां जाके इन्होंने एक दूसरे से क्या है प्यार मोहब्बत की बातें की हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि आप लोगों को ये भी इंपॉर्टेंट है तो याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा यहां से आगे जाएं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, उनका नाम है डॉक्टर अनूश है, हाँ, डॉक्टर अनूश मसूद। डॉक्टर अनूश मसूद कौन है? ये पाकिस्तान की पहली वीमेन एसएसपी हैं, फर्स्ट वीमेन एसएसपी टू हेड पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सॉरी पुलिस ऑपरेशन लाहौर। पुलिस में ना 2 डिवीजन हैं, 2 ब्रांचेस कह लें आप। पुलिस को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक होती है पुलिस जिसे ऑपरेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो जो आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जिसमें सिक्योरिटी के मामला, ये सारे आपके जो जब धरने वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, तो वो आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसको डील करता है। तो पाकिस्तान में आज तक हमेशा जो मेल होते थे वही लीड करते थे। तो ये पाकिस्तान की पहली फीमेल बनी है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसएसपी का क्या मतलब है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसएसपी ये पहली फीमेल है पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर अनूश मसूद, जिन्होंने पुलिस ऑपरेशन जोन सा है उसको हेड करने के वाली ये बनी है। तो ये हर जगह चल भी रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आप लोगों से ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रख लेना। उसके बाद ये आप लोगों का रिपीट है, आपको पता है 28 मई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 28 मई पाकिस्तान का यौम तकबीर है। तो पाकिस्तान ने 1998 में चागे के मुकाम पर धमाके किए थे। तो ये वैसे रिवीजन के लिए आप लोग लिख लीजिएगा कि 28 मई क्या है, यौम तकबीर के तौर पर इसको मनाया जाता है। और उसके बाद 28 मई को एक और इवेंट क्या हुआ है, 28 मई को जो आपका G7 कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज ने उनकी मीटिंग हुई है एक मिनिस्ट्रीज के लेवल पे। G7 कंट्रीज कब कहां मिले हैं? मेट इन बर्लिन के अंदर उनकी मीटिंग हुई है G7 कंट्रीज की। और G7 कंट्रीज हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको डिटेल में देख चुके हैं कि G7 कंट्रीज आपके क्या है, जो 7 मुल्क है मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, जिनकी इकोनॉमीज बहुत अच्छी डेवलप्ड हुई हैं, उनको G7 कंट्रीज कहा जाता है। जिनमें आपका अमेरिका है, यूके है, जापान है, ठीक है, और इटली है, जर्मनी है, कनाडा है, और एक कौन है, कनाडा, जर्मनी, हाँ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए और यूके। ये 7 मुल्क हैं जो कि एक फोरम है इनका, इनफॉर्मल ग्रुप है जिसको G7 कंट्रीज कहा जाता है। और ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जोन से हैं इकोनॉमी वाइज, इनको कहा जाता है। तो ये मिले हैं बर्लिन के अंदर, और ये इनका मेन फोकस क्या था इस मीटिंग का, मिनिस्टर, इनके जो मिनिस्टर्स थे वो मिले हैं, इनका फोकस था ऑन क्लाइमेट चेंज। इनका क्या फोकस था? ऑन क्लाइमेट चेंज। और इन्होंने क्या बात की है? इन्होंने कहा है कि हम 2035 तक, इन्होंने क्या कमिटमेंट की है कि हम 2035 तक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सा है उसको फ्यूल फ्री कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूल फ्री कर देंगे। जो आपका फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल यहां लिखे, फॉसिल फ्यूल, ये जो आपका कोयला हो गया, जो आपका जो सा है, जिस आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल है, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी जो सा है जहां प्रोडक्शन होती है उसको 2035 तक इन सब मुल्कों ने कमिटमेंट की है कि हम क्या कर देंगे, फॉसल फ्यूल से इसको फ्री कर देंगे 2035 तक। तो ये अभी इन्होंने जो 28 मई को इनकी बर्लिन के अंदर मीटिंग हुई है G7 की, तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, ये अपनी एक उसको आगे मूव किया है। तो ये इन्होंने, इनका फोकस था मेन इस मीटिंग का, ठीक है, G7 कंट्रीज का। तो मुल्क जो से हैं ये मैंने आपको बता दिए, तो ये पहले भी आपने किए हुए हैं तो आपके थोड़े से रिवाइज हो गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा 28 मई को यौम तकबीर, ये तो आप लोगों को पता है। हाँ बोला था, लेकिन बस कमिटमेंट्स करते रहते हैं ना, तो अब वो कह रहे हैं कि 2035 तक इंशाल्लाह हम कर लेंगे, तो हम मान लेते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि, बस 2-3 रह गए हैं अब। गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, ये इंडियन जोन सी है, राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है। कंट्रीज आपके यूके, यूएसए, जापान, ठीक है, फ्रांस, इटली, कनाडा, और कौन सा रह गया, यूके, यूएसए, जर्मनी,
फ्रांस, इटली, जापान, इटली, फ्रांस और कनाडा। हाँ ठीक है, कनाडा, फ्रांस, चलो वो रिपीट हो गया ना, इसको आप ये मैंने बता दिया तो इनको दोबारा आप देख लेना। ठीक है, तो गीतांजलि शरी कौन है? गीतांजलि शरी साहिबा जौन सी है, ये इंडियन नॉवेलिस्ट है। ये कौन है? इंडियन नॉवेलिस्ट है। इनको अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इनको 2022 का। 2022 का इनको बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि श्री साहिबा को, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और इनको किस पे मिला है? टॉम्ब ऑफ सैंड पे। टॉम्ब ऑफ सैंड इनका नॉवल है। टॉम्ब ऑफ सैंड क्या है? इनका नॉवल है, उसके ऊपर इनको ये अवार्ड मिला है। अब यहां एक चीज याद रखिएगा, यहां क्या है, एक चीज याद रखिएगा कि बुकर प्राइज क्या है, आपको पता भी लग गया होगा बुक्स के ऊपर, बुक्स के नाम से आपको पता है। एक आपका प्राइज है उसको कहते हैं बुकर प्राइज, उसको क्या कहते हैं? बुकर प्राइज। और एक है ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है आपका डिफरेंस है। जापान है जी, एक और मुल्क जापान है। अच्छा, इसमें क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज में फर्क है। अब ये जो बुकर प्राइज है ना, ये आपका पहली दफा जब ये स्टार्ट हुआ था बुकर प्राइज, एक तो 1969, ये अभी सवाल भी पूछा गया था, ये पहले भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट अभी पूछा भी गया था कि बुकर प्राइज सबसे पहली दफा मिलना कब स्टार्ट हुआ था, तो 1969 में ये मिलता है। और ये मिलता कहाँ है? यूके के अंदर, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। आपका लिटरेचर के ऊपर जो आपकी बुक्स लिखी जाती हैं, जो भी होती हैं, उसके ऊपर ये बुकर प्राइज मिलता है। 1969 में मिला, से स्टार्ट हुआ है। और यूके के तरफ, यूके जो मुल्क है आपका, उसके अंदर ये दिया जाता है। ठीक हो गया? अब बुकर प्राइज के अंदर और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या फर्क है? याद रखिएगा, बुकर प्राइज, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। बुकर प्राइज दिया जाता है उन ऑथर्स को जो कि इंग्लिश के अंदर किताबें लिखते हैं। ये किसको दिया जाता है? जो कि इंग्लिश के अंदर किताबें लिखते हैं। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज उनको दिया जाता है जो कि अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर, जो अपनी मुकामी जुबान के अंदर, लैंग्वेज के अंदर किताबें लिखते हैं, लेकिन फिर उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की जाती है। इसको क्या किया जाता है? फिर उसकी ट्रांसलेशन की जाती है इन इंग्लिश, ऐसे नॉवेल्स की, ऐसी बुक्स की, तो फिर उस बंदे को क्या किया जाता है? उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। ठीक है क्या है? ये बुकर है, बुकर। ठीक है, तो दोनों में फर्क याद रखिएगा। एक ऑथर है, उसने लिखी ही इंग्लिश के अंदर किताब है, तो उसको अगर किताब पसंद आई है तो बुकर प्राइज मिलेगा। लेकिन एक पाकिस्तानी है, इंडियन है, उसने उर्दू में नॉवल लिखा है, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश के अंदर, तो उसकी बुक पसंद आई है तो उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलेगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। ठीक है, और अभी 22 का किसको मिला है? गीतांजलि शरी साहिबा, इंडिया से ताल्लुक है इनका, तो इंडिया से ताल्लुक है तो हमारे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी इनको भी क्या रखना है? याद रखना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद 29 मई, 29 मई भी हिस्ट्री के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वैसे 29 मई को क्या हुआ था? 1453 को कॉन्स्टेंटिनोपल जो सा है वो फॉल किया था। ठीक है, कुस्तुनतुनिया जिसे कहते हैं, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, मोहम्मद फातेह, मोहम्मद फातेह जो से हैं, मोहम्मद सेकंड जिसे कहा जाता है, उन्होंने 29 मई को जो सा है वो कुस्तुनतुनिया, जिसका कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आजकल इस्तांबुल कहा जाता है, उसको जो सा है वो फतह किया था। तो ये 29 मई की डेट है, तो ये आप लोगों ने उसके हवाले से ये भी आप लोगों का साथ रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहां से ही साथ ही बल्कि लिख लें 28 और 29 मई, 28 और 29 मई। अब ये दोनों दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? आजकल इसराइल ने दोबारा जो उनसे अपने जुल्म स्टार्ट किए हुए हैं, क्योंकि 28 और 29 मई को एक दिन मनाया जाता है, उसे कहते हैं यरूशलेम डे। ठीक है, यरूशलेम डे। लास्ट टाइम हमने देखा था कुद्स डे। ठीक है, कुद्स डे एक मनाया जाता है, जो कि लास्ट क्या कहते हैं आपके, उसके फ्राइडे को मनाया जाता है रमजान के अंदर। तो जो यरूशलेम डे है, ये कौन मनाते हैं? ये आपके इसराइली मनाते हैं यरूशलेम डे। मैं बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा कि क्योंकि, बल्कि इसको मैं रिमूव करके ऊपर लिख देता हूं। यरूशलेम डे जो है वो क्यों मनाया जाता है? आपके पास 1967 के अंदर एक जंग हुई थी, ठीक है, जिसको 6 डे वॉर कहा जाता है। 6 डे वॉर, 6 डे वॉर, 1967 के अंदर ये जंग हुई थी। उसके अंदर क्या हुआ था? उसके अंदर इसराइल ने जो ईस्ट यरूशलेम है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ईस्ट यरूशलेम जो सा है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, ईस्ट यरूशलेम को ऑक्युपाई कर लिया था इसराइल ने। ठीक है, तो इसराइली जो उनसे हैं, इस कब्जे की खुशी में कि हमारे पास वेस्ट यरूशलेम तो पहले था,
हमने ईस्ट के ऊपर भी कब्जा कर लिया, तो ये दोनों हमारे हो गए। तो इसकी खुशी के अंदर वो 28 और 29 मई को क्या है, यरूशलेम डे मनाते हैं और बाहर रैलियां निकालते हैं, और जिसकी वजह से ये सारी आजकल जो आप वीडियोस देख रहे होगे, ये वही यरूशलेम डे था। और उसका बैकग्राउंड क्या था? उसका बैकग्राउंड यही था कि यरूशलेम जोन सा है, उसमें क्या है आपका, जो 1967 की जंग हुई थी, उसमें जब ईस्ट यरूशलेम पे उन्होंने कब्जा किया था, तो उसकी जोन सी खुशी के अंदर यरूशलेम डे जोन सा है ये मनाया जाता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से लास्ट दो तीन खबरें आज के दिन की ताजा तरीन, बल्कि एक कल की है। बलीगो रहमान, लास्ट टाइम बताया था इनका कोई, बलीगो रहमान, बलीगो रहमान, हमने लास्ट टाइम इनको देख लिया था ना, बलीगो रहमान साहब को। तो कल जौन सा है ऑफिशियली इन्होंने ओहदा संभाल लिया अपना। अब कौन है ये जी? गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के गवर्नर का इन्होंने ओहदा संभाल लिया है। और जो भी गवर्नर होता है उसे हल्फ कौन लेता है, ये भी साथ याद रख लीजिएगा हमेशा। अगर पाकिस्तान का जो सदर है उससे ओहदा, उससे हल्फ कौन लेगा? पाकिस्तान का चीफ जस्टिस। जो जो आपके सूबे होते हैं, तो उनमें जो गवर्नर से हल्फ कौन लेता है? उनका वहां का रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस। तो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? अमीर भट्टी साहब। तो अमीर भट्टी साहब जो उनसे हैं, उन्होंने क्या है, गवर्नर पंजाब से हल्फ लिया है। तो कल बलीगो रहमान साहब जो उनसे हैं, वो पंजाब के क्या है, ऑफिशियली गवर्नर बन गए हैं। तो अब पाकिस्तान, अब पंजाब का उमर सरफराज चीमा जौन से हैं, वो पंजाब के गवर्नर नहीं है, बल्कि बलीगो रहमान साहब जौन से हैं, ये पंजाब के कहे हैं गवर्नर। कल इन्होंने अपना हल्फ उठा लिया है और इन्होंने 8 कैबिनेट के वजीरों से भी हल्फ ले लिया है। तो वो कैबिनेट के वजीरों को अभी पोर्टफोलियो अनाउंस नहीं हुए, अगर हो भी जाएंगे तो वो हम देख लेंगे। तो वो पंजाब के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वजीर कानून है, वजीर दाखिला है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो फिर हम इंशाल्लाह भी अगले महीने में हमें क्लियर हो जाएगा कि पंजाब में कौन कौन से मिनिस्टर्स आए हैं, तो फिर हम उनको उस लिहाज से क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक हो गया? बलीगो रहमान साहब हो गए। बलीगो रहमान के बाद आज, वैसे मैं आज की बस लास्ट, क्योंकि 31 मई, आज मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ जा रहे हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब टू टर्की जा रहे हैं 31 मई को। ठीक है, 3 दिन का उनका दौरा है, 3 डेज का। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो से हैं 31 मई को क्या है, आज के दिन जा रहे हैं दौरा करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और दूसरा, आज के ही दिन की अभी हर जगह ये चल रही है कि इसराइल के हवाले से इसराइल ने साइन किया है, क्या साइन किया है? फ्री ट्रेड डील। फ्री ट्रेड डील किसके साथ साइन की है? फ्री ट्रेड डील विद यूएई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ये लाजमी सवाल कभी ना कभी आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इसराइल ने, या यूएई का पूछेंगे कि यूएई ने अभी रिसेंटली कौन से मुल्क के साथ फ्री ट्रेड डील की है। ठीक है, ये फ्री ट्रेड डील को हमने देखा था कि आपके पास क्या है कि आप उसके ऊपर ड्यूटीज नहीं लगाते, जैसे पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है, कल ही हम देख रहे थे उसको। तो इसी तरह जो फ्री ट्रेड डील यूएई ने किसके साथ की है? इसराइल के साथ। आज ही इसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं और आज की अभी रिसेंटली, ये अभी दोपहर की ही डेवलपमेंट है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को इसको भी याद करना है लाजमी। इसके हवाले से ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट एक चीज मैं आपको बताने वाला था, जैसे मैंने पहले आपको एससीओ के बारे में बताया था कि इंडस वाटर कमीशन, ये बस लास्ट चीज, और उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। 30 मई को मीटिंग हुई है। 30 मई को किसकी मीटिंग हुई है? इंडस वाटर कमीशन। कहां हुई है इसकी मीटिंग? इन न्यू दिल्ली। इन न्यू दिल्ली। अब ये इंडस वाटर कमीशन कब बनाया गया था? जब 1960 के अंदर पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने जो करवाई थी, जिसमें 3 दरिया पाकिस्तान में, 3 वहां चले गए। तो उसके तहत एक इंडस वाटर कमीशन बनाया गया था, जो कि हर साल बैठेगा, जब भी इसको जरूरत पेश आएगी वो हर जोन सा है बैठेगा। और वो क्या करेगा? पानी की कोई तकसीम का मसला है, जैसे बारिशें होती हैं, किस दरिया में पानी छोड़ना है, किस तरह करना है, कहाँ डैम बन रहा है, एक दूसरे के साथ मामला तय करते हैं। तो अभी मार्च के अंदर ये मिशन की जो मीटिंग हुई थी, मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है, आप लोगों को याद होगी। अगर नहीं है तो मार्च के करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा कि उसकी मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर एक हुई थी। ठीक है, और मैंने बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त कमिश्नर कौन है, जो कि इंडस वाटर कमीशन की सरबराही कर रहे हैं, उनका नाम है मेहर अली शाह। उनका क्या नाम है? मेहर शाह, मेहर अली या मेहर शाह। ठीक है, तो अभी जो सी मीटिंग हुई है अभी 30 मई की, वो कहाँ हुई है? दिल्ली के अंदर। तो ये दोनों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में भी। वो आपसे मार्च की मीटिंग का पूछे तो मार्च की मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। और मई की मीटिंग का पूछे तो मई की मीटिंग के अंदर आपने याद रखना है कि वो कहाँ हुई थी? वो आपकी न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। वो कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली। ये जो सा इंपॉर्टेंट आपने इसमें याद रखना। ठीक है,
इसके हवाले से एक और चीज जो सी है, बस लास्ट ही, ये इसके पहले ये स्किप हो जाए, ये बल्कि पहले मैंने वैसे लिखवाया तो हुआ है। 31 मई है ना आज, 31 मई को एक दिन होता है। क्या होता है 31 मई को? 31 मई को होता है आपका टोबैको डे, जिसे कहते हैं नो टोबैको डे, नो टोबैको डे। ठीक है, जो आपका नो टोबैको डे आज 31 मई है, तो 31 मई क्या है आपका? नो टोबैको डे, नो टोबैको डे। तो ये आपने इसको भी साथ लिखना। इसके साथ ही आपके जो मई के करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट हो गए 2 पोर्शंस के अंदर। ठीक है, तो पहला पार्ट जो सा है वो ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब के ऊपर, तो ये भी अभी जो सा है यूट्यूब के ऊपर क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला मसाइल हो तो मुझे बताओ, यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो या किसी चीज में कोई मसला हो, कोई इशू हो, ताकि अगर किसी का वैसे कोई और सवाल जवाब है तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, ये फायदा हो जाता है ना, दो हिस्सों में डिवाइड करने का फायदा हो गया। वो बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तो अब नेक्स्ट जून में भी इसी तरह करेंगे आगे, कि 15-15 दिन जो है ना उसको डिवाइड कर लिया, तो 2 लेक्चर्स हमारे पास हो जाएंगे। टेररिज्म की, उनके ऊपर टेररिज्म जो सा है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट 2019 में पकड़ा गया था, जब उन्होंने आर्टिकल 360 वगैरह हटाया था ना इंडिया ने, तो उसके बाद उन्होंने उसे पकड़ा था, टेररिज्म वगैरह के एलिगेशन, ये सारी चीजें लगा। ठीक है, इंडिया का जो कमिश्नर है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका पिछली दफा जब पाकिस्तान आए थे तो उनका कमिश्नर कोई और था, उसका नाम सिन्हा था, कोई सिन्हा। जो अभी जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर उसका कोई नाम ए के पाल है, AKPAL, ए के पाल। ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट टाइम जब मार्च में हुई थी तो कोई सिन्हा था उसका नाम, अभी है ए के पाल। ठीक है, A K पाल, तो ये याद करना मेरे ख्याल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, A K पाल। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही करो तो बेहतर। ठीक है जी, चलें जी। मुझे दें इजाजत। ठीक है, मुझे दें इजाजत, क्योंकि अभी आई थिंक 9 बजे जो सा है, जो MCQs वाला आप लोगों का लेक्चर है वो भी अभी होगा। ठीक है, तो वो अगर होगा जो भी है वो मैम आपको बता देंगे, जो फ्री आपके लेक्चर्स MCQs का है। तो बाकी जो सा इंशाल्लाह फिर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे कल मुलाकात होती है। इंग्लिश का बैच जो आपका चल रहा है, तो इंग्लिश की चीज़ें हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे कल से अपनी। हमारी सेंटेंस करेक्शन रह गई और वर्ड कम्बिनेशंस रह गए, तो उनको हम कल देखेंगे। उम्मीद है इस हफ्ते के अंदर जो सेंटेंस करेक्शन है इसको मैं कंप्लीट कर लूंगा, तो फिर हम इंशाल्लाह आगे जो सा पंक्चुएशन और बाकी चीज़ें जो सी हमारे पास एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनके ऊपर भी हमें 1 हफ्ता लग जाएगा, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक है, चलें 10 बजे, चले वो फिर मैम 10 बजे मैम कह रही हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है जी, ओके जी, फिर अपना ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज, रब रखा।